हेलो? जी नहीं, रॉन्ग नंबर। या अल्लाह, यहाँ पर तो मेरे लिए जीना और भी मुश्किल हो गया है। जब जब ये इमरान मेरे सामने आएगा मैं तड़प जाऊंगी। एक ही प्रोफेशन में होने की वजह से अक्सर उससे सामना होगा। कितनी अजीब बात है। एक तो अनवर की हूबहू नकल और फिर अनवर की तरह इमरान भी जर्नलिस्ट। जैसे अनवर के छोड़े हुए अधूरे काम को पूरा करने के लिए कुदरत ने उसे पैदा किया है। लेकिन क्या ये इमरान भी जर्नलिज्म की उन्हीं असूलों पर चल रहा है जो अनवर को प्यारे थे? कुछ भी हो यास्मीन, तुम्हें एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरना होगा। लगता है आपकी गाड़ी खराब हो गई। मेरे ख्याल से आप टेलीग्राफ ऑफिस जा रही हैं। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। एनी हेल्प? आप वहाँ क्या करने जा रहे हैं? नेशनल पेपर के लिए एक स्टोरी डिस्पैच करनी थी। लेकिन आपने तो कहा था कि आप लोकल डेली के लिए काम करते हैं। वो तो अब भी कर रहा हूँ। वैसे कुछ रोज से नेशनल पेपर के लिए रिपोर्टिंग शुरू की है। ओह, आई सी। कल के नेशनल टाइम्स में ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर आपकी स्टोरी जोरदार थी। कितने अफसोस की बात है कि लोकल जर्नलिस्ट का काम भी हम लोगों को करना पड़ रहा है। शुरुआत तो आपने कर दी है, आगे देखते हैं क्या होता है। वैसे इस मामले में मैं आपके साथ तफसील से बात करना चाहता हूँ। अपनी मदद आप करना सीखिए मिस्टर इमरान। तो फिर कीजिए अपनी मदद आप। देखना अच्छी बात नहीं है यास्मीन। तुम यहाँ कैसे? लो भाई, ये पब्लिक पार्क है मिस यास्मीन, यहाँ कोई भी आ जा सकता है। अजीब इत्तेफाक है मिस यास्मीन कि हमारी मुलाकात हर रोज कहीं ना कहीं हो जाती है। नहीं, ये महज एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि तुम जानबूझकर मुझे फॉलो करते हो, मेरे रास्ते में आकर खड़े हो जाते हो। आखिर ये सब क्या है?
क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ मिस्टर इमरान? क्या आप भी जवाब देना जरूरी है मिस्टर यास्मीन? क्या मतलब? क्या तुम पहली नजर में मोहब्बत हो जाने की नजरिए की कायल हो? मिस्टर इमरान! मैं तो कायल हो चुका हूँ यास्मीन। उस दिन जब शौकत अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम्हें देखा तो मेरा दिल शिद्दत के साथ धड़क उठा। मुझे लगा कि अभी सीना फाड़ कर तुम्हारे कदमों में जा गिरेगा। मिस्टर इमरान! तुम्हारा अंदाज बता रहा है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं, मगर मैं अपने दिल के हाथों से मजबूर हूं, क्योंकि मुझे सचमुच तुमसे पहली ही नजर में प्यार हो गया था और मरते दम तक कायम रहेगा। लाखों में मगर ये अफसानी दास्तान मेरी जिंदगी का हिस्सा बनकर रह गई है। मैं अनवर की याद को अपने सीने से लगाए हुए हूँ और वो मुझ में अपनी मंजिल तलाश कर रहा है, लेकिन मैं तो अपनी मंजिल खो चुकी हूँ। मंजिल नहीं बन सकती। एक पुरानी कहावत है यास्मीन, इंसान सोचता कुछ है और खुदा करता कुछ और है, और होता वही है जो खुदा चाहता है। अनवर और इमरान का हमशक्ल होना, एक ही प्रोफेशन को अपनाना और एक ही शख्सियत को अपने दिल के नरम गोशों में जगह देना, ये कोई इंसानी खेल नहीं है। ये कुदरत का फैसला है जो शायद किसी खास मकसद के लिए किया गया है। लेकिन कुदरत क्या इतनी बेरहम भी हो सकती है? नहीं, हरगिज़ नहीं। कुदरत बेरहम नहीं बल्कि मेहरबान है, जो तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों और मंसूबों को पूरा करने का मौका दे रही है। मैंने अनवर को चाहा है। जज्बात नहीं यास्मीन, हकीकत से आंख मिलाओ। एक बात तो हूँ, ऐसी एक नहीं बहुत सी मिसालें हैं कि तर्क से तर्क बात सुनने की आदत पड़ गई है मुझको। देखो यास्मीन, बहुत से मर्द और औरतें पहली बीवी या शौहर की मौत के बाद दूसरी शादी भी कर लेती हैं। फिर तुम तो उनकी मोहब्बत में पुख्तगी नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मोहब्बत अपनी जगह है और हकीकत अपनी जगह है। बच्चों की मौजूदगी के बावजूद औरतें और मर्द दूसरी शादी करते हैं। ये जिंदगी चंद दिनों, हफ्तों और महीनों में बसर नहीं होती यास्मीन, इसे जीने में बरसों गुजर जाते हैं। स्याह चमकते हुए बालों में सफेदी झलकने लगती है, पुरनूर चेहरों पर झुर्रियां आ जाती हैं। हकीकत यही है, किसी की यादों के सहारे तड़पना और तिल तिल करके मरा तो जा सकता है, मगर जिया नहीं जा सकता। इमरान की शक्ल में तुम्हें तुम्हारी खोई हुई मंजिल फिर से वापस मिल गई है। मेरा संसार, मेरी दुनिया, मेरी मंजिल तो अनवर था, और हकीकत ये है कि अनवर अब इस दुनिया में नहीं है। इस इत्तिफाक को खुदा की नेमत समझो कि इमरान में तुम्हें वो सब कुछ मिल रहा है जिसकी तुमने तमन्ना की थी। ये सच है
इमरान को सामने देखकर मेरी रूह तड़प उठती है। उसे सामने देखकर मैं निढाल और बेबस हो जाती हूँ। मैं चाहते हुए भी उससे नहीं मिलना चाहती, लेकिन क्या ये अनवर और उसकी याद के साथ धोखा नहीं होगा? हरगिज़ नहीं। अगर अनवर जिंदा होता तो तुम्हारा किसी दूसरे की तरफ झुकना धोखा भी होता और गुनाह भी। अगर तुम अनवर की रूह से बात कर सकती तो वो भी तुम्हें इमरान को अपनाने का मशवरा देती। चाय लीजिए। मेरे ख्याल से आपने हमें चाय पिलवाने के लिए नहीं बुलाया। यकीनन मिस्टर इमरान, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोग चाय पीते हुए बात तो कर ही सकते हैं। क्यों मिस यास्मीन, आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है तौहीद बांधे बिना बात शुरू कर दी जाए तो बेहतर होगा। ओ ये श्योर। बाहर लीजिए, चाय लीजिए। थैंक्स। आप दोनों ने अपने अखबारात में जो रिपोर्टिंग की है, आवाम में उसके खिलाफ बड़ी बेचैनी पैदा हो गई है। जाहिर है वालिदैन परेशान तो होंगे। अच्छा, क्या आप नहीं समझते कि जिस तरह की रिपोर्टिंग आपने बड़ा चढ़ाकर अपने अखबारात में की है वो सहाफत के पेशे के मुनाफी है? डीआईजी साहब, अगर मैं ये कहूँ कि आपने अपने ऑफिस में 2 सहाफियों को बुलाकर अपनी उन इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल किया है जो आपको हासिल है, तो? मिस यास्मीन, मैंने अपने इख्तियारात का कोई बेजा इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि मफादे आमा के पेश नजर मैंने आप लोगों को यहाँ आने की दावत दी है। और मफादे आमा के पेश नजर ड्रग ट्रैफिकिंग की रिपोर्ट हमने अपने अखबार में की थी, जो जर्नलिस्ट होने के नाते हमारा फर्ज है। हमने वाक़ात को बड़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया, बल्कि नर्म रवि से पेश किया है। हम चाहते थे कि पुलिस और हुकूमत को पूरा मौका मिल सके। मिस्टर इमरान, पुलिस और हुकूमत इस बात का कभी इंतजार नहीं करती कि जराइम के मुतल्लिक़ अखबारात में कोई रिपोर्ट छपे तो उसके इंसदाद के लिए वो कोई हरकत करे। तो फिर हमारी रिपोर्ट पर इस कदर बौखलाहट क्यों? बौखलाहट नहीं मिस्टर इमरान, एहतिजाज। आपकी बड़ा चढ़ाकर की गई और गलत रिपोर्टिंग पर ये मेरा एहतिजाज है, मेरा प्रोटेस्ट है। और हाँ, मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि आइंदा आप इस बात का ख्याल रखें कि इस पेशे की मुनाफी कोई भी रिपोर्टिंग आप ना करें। आप धमकी दे रहे हैं डीआईजी साहब? आप इसे धमकी समझते हैं मिस यास्मीन? जी हाँ। अपने कुछ ऑफिसर्स की नाफर्ज शनासी और कोताही पर पर्दा डालने के लिए ही आप प्रेस पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। मिस यास्मीन, नकली और नशावर दवाओं का कारोबार इस शहर में सबसे पहले आपके वालिद मरहूम रहमान दुरानी ने शुरू किया था, और इस घिनौने कारोबार की इत्तला सबसे पहले मैंने ही पुलिस को दी थी। और एक बात याद रखना डीआईजी साहब, कि अगर मैं अपने बाप को बेनकाब करने से भी नहीं हिचकिचाई तो ऐसा कारोबार करने वाले किसी भी शख्स को नहीं बख्शूंगी, चाहे वो कितनी ही बड़ी हैसियत का मालिक क्यों ना हो। बिल्कुल ठीक, यही वक्त तय हुआ था। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे। क्यों बुलाया है तुमने मुझे यहाँ पर? मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ यास्मीन। कैसी बातें? आओ बैठ के बात करते हैं। बैठो ना।
देख रहे हो मेरी तरफ? देख रहा हूं कि अगर सभी लड़कियां तुम्हारी तरह बाहिम्मत होकर इंसानियत की खिदमत का बीड़ा उठा लें तो हमारे देश का नक्शा ही बदल जाएगा। अगर मुझमें सचमुच हिम्मत, हौसला और अज़्म है तो ये किसी और की देन है। मैं जानता हूँ यार। क्या जानते हो? तुम यकीन करो या ना करो, मगर यह हकीकत है कि मैं तुम्हें रूह की गहराइयों से जानने लगा हूँ। मेरे इसी प्यार और चाहत ने तुम्हारे माजी में मुझे झांकने के लिए मजबूर कर दिया है। मेरा माजी? मैं कुदरत के इस इत्तेफाक पर खुद हैरान हूँ यास्मीन। उसने अनवर और इमरान को एक जैसी शक्ल और सूरत अता की है। मेरा और अनवर का हम शक्ल होना और एक ही प्रोफेशन को एडॉप्ट करना और हम दोनों की मंजिल तुम्हें बना देना, ये कुदरत का कैसा खेल है यास्मीन। इमरान, मैं जानता हूँ यास्मीन, अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम अनवर को अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से में फरामोश नहीं कर सकोगे। मेरी मोहब्बत तुम्हें इस तरह खुद खुद कर जीते हुए नहीं देख सकती यास्मीन। बहुत प्यार करते हो मुझसे? हाँ, अपनी जान से भी ज्यादा। मेरी जिंदगी में शामिल होकर भी तुम घुटन का शिकार हो जाओगे इमरान। गलत सोच रही यास्मीन, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारी और अनवर की मोहब्बत बड़ी पाक मोहब्बत थी। वैसी ही मोहब्बत मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह ले चुकी है यास्मीन। पता नहीं कौन है वो जो मेरे दिल में बहुत अंदर कहीं छुप कर बैठा है, जो चुपके चुपके मेरे कानों में मुझे कहता है कि यास्मीन, यास्मीन, इमरान की मोहब्बत कबूल कर लो। कौन है ये? किसकी आवाज है ये जो मुझे मुतवातर तुम्हारी तरफ बढ़ने के लिए उकसाती रहती है इमरान? उसकी आवाज यास्मीन, वो जो सभी के दिलों का हाल जानता है, जिसकी रजा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। इमरान, जिस तरह वो रेगिस्तान में फूल खिला देता है, उसी तरह उसने तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत का जज्बा पैदा कर दिया है यास्मीन। जरा सोचो समझे, इस बात का ख्याल करो कि अगर इन नशीली दवाओं की वजह से तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे मम्मी पापा की क्या हालत होती? तुम तो खुद अपनी आंखों से अपनी मम्मी पापा की हालत देख चुके हो। वो तो जीते जी मर गए थे, और तुम्हारी रीता दीदी, वो तो तुम्हारी सलामती के लिए दिन रात खुदा से दुआ मांगा करती थी। तुम्हारी तरह कितने नौजवान उन नशीली दवाओं का शिकार होकर जिंदा लाशें बन चुके हैं। उन्हें बचाना क्या तुम्हारा फर्ज नहीं? संजय, क्या तुम्हें उन वालिदैन की चिट्ठियां और चीखें नहीं सुनाई देती जिनके बच्चे इन नशीली दवाओं का शिकार होकर मौत की नींद सो चुके हैं? संजय, अगर तुम्हारे मम्मी पापा के पास भी पैसा ना होता तो तुम भी? मैं नशीली दवाओं से तो बच गया हूँ यासीन बाजी, लेकिन वो लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। कौन लोग? वही जो इन नशीली दवाओं का कारोबार करते हैं। मुझे टेलीफोन पर धमकियां दी जा रही हैं कि मैं अपनी जुबान बंद रखूं। उधर देखो संजय, यास्मीन बाजी की तरह, जिसने तुम जैसे नौजवानों को नशीली दवाओं की लानत से बचाने के लिए अपने पापा को भी बेनकाब कर दिया था। पर इमरान भाई, किस काम की है वो जिंदगी जो दूसरों के काम ना आ सके? तुम डरते क्यों हो संजय? हम सब तुम्हारे साथ हैं, लोग तुम्हारे साथ हैं।
और सबसे बड़ी बात ये है कि कानून और प्रेस की ताकत हमारे साथ है। बाजी मैं क्या करूं? संजय, तुम उन शैतानों को पकड़ने में हमारी मदद करो। किस तरह? तुम जानते हो नशे के आदी नौजवानों को माल कहाँ से मिलता है? हाँ, कुछ लोगों को जानता हूँ जो मुझे माल दिया करते। तो बस तुम उन लोगों से मिलोगे और उनसे कहोगे कि तुम्हें फिर से नशा करने की तलब महसूस हो रही है। इमरान भाई, उन लोगों का मुझे माल नहीं देंगे। अगर देंगे तो कुछ रोज मुझे डोज उनके सामने लेनी पड़ेगी। नहीं संजय, डोज लेने का मतलब होगा संजय फिर से उस नशे के दलदल में फंस जाएगा। हाँ, ये बात तो है। इमरान भाई, मैं आपको कुछ लड़कों के नाम और पते बता सकता हूँ जो ड्रग्स लेते हैं, और कुछ लोगों के हुलिये जो उन लड़कों को माल सप्लाई करते हैं। कौन है वो लोग? उनमें से कुछ लोग स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के आसपास फेरी लगाकर आइसक्रीम बेचते हैं। कुछ पान सिगरेट वाले और कुछ मेडिकल शॉप्स। क्या कहती हो? मेरा ख्याल है काम शुरू करने के लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफी है ना? मगर उससे पहले हमें डीआईजी को कॉन्फिडेंस में लाना होगा। डीआईजी को? इतनी छानबीन हासिल करने के बाद एक्शन तो पुलिस को ही करना है। डीआईजी भले ही जुबान का गड़बा है, लेकिन है बड़ा ईमानदार और फर्स्ट शनास ऑफिसर। ठीक है, जैसा तुम मुनासिब समझो।